नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं पंकज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर दी जाती है आपको बिल्कुल ही निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा का मतलब आपको नहीं देना होता है कोई भी पैसा, और योग्य शिक्षकों के साथ उच्च क्वालिटी की शिक्षा आपको यहां पर प्राप्त की जाती है, करवाई जाती है। इसीलिए चाहे वो किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो, चाहे वो हो सीबीएसई हिंदी मीडियम, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, और चाहे वो यूपी हो और चाहे बिहार बोर्ड हो, कहीं से भी कोई भी कोर्स हो, सभी शिक्षकों सभी बोर्डों की परीक्षा आपको दी जाती है बिल्कुल निःशुल्क। इसीलिए बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। चलिए हम उसी क्रम में आज पुनः अपनी इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं जो हम लोग पढ़ रहे थे। अर्थात हम पढ़ रहे थे कक्षा 11वीं की संस्कृत शाश्वती के दूसरे पाठ को हम लोग प्रारंभ करने जा रहे थे। दूसरे पाठ में हमने 2 भागों का अध्ययन किया था, उसी का तीसरा भाग आज हम फिर पुनः क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखा भी हुआ है कि कक्षा 11वीं संस्कृत ऐच्छिक ऋतु चित्रणम द्वितीय पाठा, दूसरा पाठ हमारा चल रहा है जिसमें ऋतुओं का वर्णन हुआ है, और यह तीसरा भाग हमारा प्रारंभ है। ठीक है ना। तीसरे भाग में हम चलते हैं आगे, देखते हैं। ये हमारा 7वें नंबर का श्लोक, अर्थात हम 2 भागों में 6 श्लोक तक अध्ययन कर चुके थे। 6 श्लोक के बाद हमारा 7वां श्लोक हमारे सामने स्क्रीन पर है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं। बहुत आप लोग उसी मग्न के साथ, उसी आनंद के साथ इस 7वें श्लोक का भी अध्ययन करेंगे जैसे हमने पूर्वत कक्षाओं में अध्ययन किया है। चलिए देखते हैं। जलम प्रसन्नम कुसुमम प्रहासम क्रौंच स्वप्नम सालिबनम विपक्वम मृदोश्च वायु विमलाश्च चंद्रः संसन्ति वर्षा व्यपनीत कालम। समझ में आया? एक बार पुनः देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक 2 बार श्लोक को ना अध्ययन किया जाए, 2-3 बार उसको ना सुना जाए, तब तक तो आनंद ही नहीं आता है। ठीक, चलेंगे एक बार पुनः। जलम प्रसन्नम कुसुमम प्रिहासम क्रौंच स्वप्नम सालिबनम विपक्वम मृदोश्च वायुः विमलाश्च चंद्रः संसन्ति वर्षा व्यपनीत कालम। संसन्ति वर्षा व्यपनीत कालम। समझ में आया ना? चलिए अब आगे देखेंगे हम। जलम प्रसन्नम कुसुम प्रहासम क्रौंच स्वप्नम सालिबनम विपक्वम। अब उसी का हम अन्वय करते हैं। अन्वय के बाद व्यवस्थित क्रम करने के बाद हम आपको एक एक चीज का अर्थ बताने वाले हैं, इसलिए आप तैयार रहिए। और सामने फिर आपको मैं बता दूं कि अपनी किताब तो आपको सामने रखना ही है। अगर किताब आपके सामने रहेगी तो समझ लेना कि आप दुगना तैयार कर पाएंगे। ठीक है ना। आप ऐसा नहीं है कि सुनकर के आप तैयार नहीं कर सकते, सुनकर के आप तैयार करेंगे, लेकिन सुनने का काम तब करें जब आपका 80% तैयार हो जाए। फिर आप उसको लिए मोबाइल को क्या करें, सुनते रहें। अगर आप कंप्यूटर पर देखते हैं, अपने टैब पर देखते हैं, कहीं पर भी देखते हैं, तो आपको क्या करना, फिर बाद में सुनना है, लेकिन पहले तो आपको पुस्तक से ही तैयार करना होगा। चलें देखेंगे। कुसुम प्रहासम प्रसन्नम जलम क्रौंच स्वप्नम विपक्वम सालिवनम मृदुः वायुः च विमलः चंद्रः च वर्षव्यपनीत कालम समसन्ति। समसन्ति। ठीक है ना। ये हमारा अन्वय था। देखिए कुसुम प्रहासम को पहले रखा, प्रसन्नम को फिर रखा, फिर जलम को, मतलब यहां से यहां की ओर जा रहे हैं हम लोग। ये व्यवस्थित क्रम होता है अन्वय का। क्या होता है? व्यवस्थित क्रम। फिर देखिए क्रौंच स्वप्नम आ गया, फिर विपक्वम आ गया, फिर शालिवनम आया है। ठीक, फिर आया है मृदुः, मृदुः आ गया है, यहाँ विसर्ग है तो च आ गया है, वायुश्च आ गया है, वायु, फिर विमलश्च आ गया है, विमलः, चंद्रः आ गया है, समसन्त, फिर आ गया है वर्षव्यपनीत कालम, फिर आ गया है समसन्ति। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा हुआ क्या, अन्वय।
अन्वय को आगे देखने के लिए अब हम अन्वय के साथ अब देखेंगे इसके क्या एक एक प्रसंग को कि ये श्लोक कहां से उठा है, कहां से रखा है, इसमें वर्णन किसका होने वाला है, और वर्षा ऋतु के बाद अब हमें क्या मिलने वाला है, वर्षाई ऋतु का वर्णन चल रहा है कि क्या चल रहा है, तो ये हम लोगों को अब इसमें मिलने वाला है। चलिए हम देखते हैं आगे। ठीक, इसके बाद ये देखिए प्रसंग आ गया है, पहले हिंदी में प्रसंग रहेगा, फिर आपका संस्कृत में रहेगा। देखिए प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत जो पद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती के प्रथम भाग के द्वितीय पाठ, प्रथम भाग के द्वितीय पाठ ऋतु चित्रणम से उद्धृत है, उससे उद्धृत किया गया है। यह महाकवि वाल्मीकि के द्वारा विरचित है, यह महाकवि वाल्मीकि के द्वारा विरचित है। आदि काव्य रामायण, आदि काव्य रामायण के किष्किंधा कांड के, आदि काव्य रामायण के किष्किंधा कांड के तीसरे सर्ग से संकलित है। जो हमारा किष्किंधा कांड है रामायण का, उसके तीसरे सर्ग से संकलित किया गया है। इसमें वर्षा ऋतु के अनंतर आने वाली शरद ऋतु का चित्रण किया गया है। मतलब वर्षा ऋतु के बाद, वर्षा ऋतु के बाद जो हमारी क्या शरद ऋतु आती है, उस शरद ऋतु का वर्णन किया। अनंतरम, अनंतरम, ठीक है ना, वाद, उसके बाद जो वर्णन आया है वो किसका आ रहा है, शरद ऋतु का आ रहा है, उसका इसमें वर्णन किया है। प्रस्तुत पद्यम अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य शाश्वती प्रथम भागस्य ऋतु चित्रणम, ऋतु चित्रण नामक शीर्षक पाठ से समुद्धोतोस्ति लिया गया है, उद्धृतोस्ति। मूलतः अयम श्लोका, मूल रूप से यह श्लोक महाकवि वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायणस्य, रामायण के किष्किंधा कांडाध, किष्किंधा कांड से संकलितः माने संकलित किया गया है। अस्मिन् शरद ऋतौ चित्रणम कृता, इसमें शरद ऋतु का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया है। ठीक है ना, तो तैयार हो जाएं अब सर्दी के मौसम का मजा लेने के लिए। ठीक है ना, सर्दी की तो बात ही अलग है। सर्दी में तो क्या है, कपड़े पहने मद मस्त रहो, कानों को बांधो। देखें शरद ऋतु का वर्णन कैसे हो रहा है, हमारे महाकवि वाल्मीकि ने शरद ऋतु का वर्णन कैसे किया रामायण में, और आज अपन लोग वर्णन कर रहे हैं शाश्वती में। ठीक है ना, एक एक वर्णन को हम लोग सुनने वाले हैं। चलिए आगे देखेंगे। देखिए संस्कृत से हिंदी के शब्दार्थ उसी क्रम में, जैसे हम पूर्वत अभी 6 श्लोकों को पढ़ करके आए हैं, और जिसमें हमने क्रमशः जो चीज चल रही थी उसी क्रम में सारे श्लोकों को अपन लोग लेकर के चल रहे हैं। ठीक, तो संस्कृत से हिंदी, कुसुम प्रहासम, कुसुम माने फूल और प्रिहासम माने प्रियहासम माने होता है खिले हुए, अर्थात खिले हुए फूलों से युक्त है। कौन, बोले अब जो भी है वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आ रही है, तो खिले हुए फूलों से युक्त है। कौन, बोले प्रसन्नम, बोले स्वच्छ, स्वच्छ है। कौन, बोले क्रौंच स्वप्नम, क्रौंच पक्षी की आवाज, क्रौंच एक पक्षी का नाम है। क्रौंच, ये अपना मानसरोवर जाते हैं ना, मानसरोवर कैलाश पर्वत अलकापुरी के पास जहाँ जाते हैं, तो ये हमारा वर्षा ऋतु के बाद क्रौंचरंध्र एक पर्वत है, जहाँ पूरे जितने भी हंस होते हैं सब क्रौंचरंध्र पर्वत से होकर ही मानसरोवर जाते हैं। तो क्रौंच एक पक्षी है, और वहां से क्या है, क्रौंच पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। ये हमारे वर्षा शरद ऋतु में ही आते हैं, और वर्षा ऋतु के पहले वहां क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो विपक्वम माने पका हुआ, विपक्वम मतलब पका हुआ। ठीक, और सालीवनम माने धान का खेत, धान का खेत, साली माने धान और वनम माने खेत, अर्थात शाली वनम का मतलब होता है हमारा क्या, धान का खेत, धान का खेत। ठीक है ना, अब देखें हम आगे, आगे देखेंगे हिंदी के शब्दार्थ के बाद हमारे देखिए उसी क्रम में और शब्दार्थ हैं। मृदु माने कोमल, मृदु का मतलब कोमल मुलायम। ठीक, और विमलः माने स्वच्छ, विमल माने स्वच्छ। वर्षभ, वर्षभ्य उपनीत नीति कालम, वर्षभ्य उपनीत कालम, वर्षा ऋतु व्यतीत होने के समय को, वर्षा ऋतु बीत जाने के बाद की बात है, वर्षा ऋतु व्यतीत होने के समय को, जब वर्षा ऋतु लास्ट में होती है, अंत में होती है, उसी समय। समसंति ही माने बदलता रहे, अब मौसम बदलेगा ना, जब वर्षा ऋतु समाप्त होने जा रही तो बदलता रहे।
ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हुए, शब्दार्थ हुए। शब्दार्थ हिंदी में थे, ठीक। संस्कृत से हिंदी बनाना शब्दार्थ है, फिर संस्कृत से संस्कृत बनाना क्या है, व्याख्या होती है। अब आगे चलेंगे। सुम पराशम, सुम पराशम माने होता है सुमन पराशम पुष्पित सुमनई युक्तम, पुष्पित सुमनई युक्तम मतलब खिले हुए। सुमनई ही माने फूल, यहाँ सुमनई ही में देखें, सुमनई ही धन युक्तम विसर्ग संधि का योग है और बहुवचन है, तो बहुत सारे पुष्पों की बात चल रही है, पुष्पों की बात चल रही है, बहुत सारे फूलों की बात चल रही है। तो पुष्पित सुमनई ही युक्तम माने खिले हुए फूलों से युक्त। प्रसन्नम माने स्वच्छम, प्रसन्नम मतलब स्वच्छम, स्वच्छ। जलम, जलम माने सलिलम, जलम मतलब सलिलम। क्रौंच स्वप्नम माने क्रौंच पक्षीणाम स्वप्नम, क्रौंच पक्षियों की आवाज से। विपक्वम माने परिपक्वम, विपक्वम माने पके हुए। साली बनम माने स्याले, बनम इति अर्थात धान के खेत, क्या, धान के खेत। साली वनम, अब यहाँ साली क्षेत्राणि, ठीक। साली बनम, साले बनम, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये धान के वन है, धान के वन। और साली क्षेत्राणि, यहाँ 2 बार उन्होंने कह दिया, साली क्षेत्राणि मतलब धान का क्षेत्र, साली क्षेत्राणि भी हो जाएगा धान का क्षेत्र, ठीक। वन अपन लोग कह सकते हैं साली बनम, और सीधा कह सकते हैं धान का क्षेत्र, ठीक। तो ये हमारी क्या थी, संस्कृत में व्याख्या। संस्कृत व्याख्या इस श्लोक के बाद अब संस्कृत व्याख्या अभी और भी है, देखेंगे। मृदुः माने कोमलम, वायु माने अनिला, वायु माने अनिला अर्थात ये हवा का पर्यायवाची भी हो जाएगा। विमला, विमला का मतलब होता है स्वच्छा, विमला का मतलब क्या होता है, स्वच्छा, स्वच्छ हो जो। चंद्रः माने चंद्रमा, एतानि सर्वाणि वर्ष व्यतीतानि, चंद्रमा के द्वारा जो सर्व रूप से क्या है, व्यतीत है। कालम माने समय, वर्षा ऋतु समाप्ति, वर्षा ऋतु का जो समय चल रहा है समाप्त होने का, अर्थात शरद ऋतु समयम अर्थात जो शरद ऋतु का समय आ रहा है, प्रारंभिक। सम संति माने कथयंती माने कह रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या हुआ हमारी व्याख्या। व्याख्या के बाद भावार्थ, क्या आया, भावार्थ। हिंदी का भावार्थ उसी प्रकार चलेगा हमारा, खिले हुए, खिले हुए फूलों से युक्त, खिले हुए फूलों से युक्त जल। क्रौंच पक्षी की आवाज, क्या, क्रौंच पक्षी की आवाज। पका हुआ धान का खेत, क्रौंच पक्षी की आवाज है, खिले हुए फूलों से युक्त जल है, स्वच्छ जल है, और क्रौंच पक्षी की आवाज, और पका हुआ धान का क्या है, खेत है। और कोमल शीतल पवन है, कोमल बहुत ही ठंडी ठंडी, शीतल क्या है, हवा चल रही है। एवं स्वच्छ चंद्रमा, स्वच्छ आकाश में चंद्रमा क्या है, दृश्यमान है। वर्षा ऋतु व्यतीत होने के बाद, वर्षा ऋतु निकल चुकी है, व्यतीत होने के बाद आने वाली शरद ऋतु की सूचना दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं। अर्थात ये सभी दृश्य ऐसा लग रहा है मानो शरद ऋतु का आगमन हो रहा है, आगमन हो रहा है, मानो ऐसा लग रहा है अब कि अब तो शरद ऋतु आने वाली है। ठंडी ठंडी शीतल शीतल वायु चल रही है, पुष्प खिले हुए हैं, पुष्प खिले हुए हैं, और स्वच्छ आकाश में चंद्रमा दृश्यमान दर्शनीय हो रहा है, मानो अब ऐसा लग रहा है कि क्या है, अब तो शरद ऋतु आ गई ही है, ठंडा ठंडा मौसम आ गया है। भावार्थ, पुष्पित पुष्पैः खिले हुए फूल, स्वच्छम जलम और स्वच्छ आकाश, स्वच्छ जल है। क्रौंच पक्षियों की आवाज है, शब्द हैं। पक्वम धान क्षेत्रम अर्थात पके हुए धान के क्षेत्र हैं। मृदु शीतल वायु और कोमल ठंडी ठंडी बड़ी मुलायम एक हवा चल रही है, कोमल वायु चल रही है। स्वच्छंद्र चा वर्षा ऋतुतः अर्थात आकाश में क्या है, चंद्रमा प्रतीतमान हो रहा है, और वर्षा ऋतु परम आगमिष्यमाणस्य मानो ऐसा लग रहा है कि वर्षा ऋतु के क्या हो जाने पर, बीत जाने पर शरद ऋतु विषय सूचना ददाती, शरद ऋतु के आगमन की क्या कर रहे हैं,
सूचना दे रहे हो। ददाति अर्थात एते सर्वे दृश्य, अर्थात ये सभी दृश्य क्या कर रहे हैं, शरद ऋतु के आगमन की सूचना दे रहे हैं और उसका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है ना। चले अब आगे देखेंगे भावार्थ। भावार्थ के बाद हम चलेंगे व्याकरण। अब इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं उनको भी हमें बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि प्रश्न जो बनेगा वही हमारा क्या आगे आने वाला जो हमारा चैप्टर होगा, इसका श्लोकों को पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक अभी हमारा MCQ बनेगा कि नहीं बनेगा, एक हमारा पूरा रिवीजन का एक बनेगा। तो आपको पूरे पाठ का पूरा रिवीजन भी मिलेगा, आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीजें मिलने रही है। बस आप लोग तो क्या है, तैयार रहिए पढ़ने के लिए, निरंतर आप लगे रहें और आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। प्रसन्नम का प्रा उपसर्ग है, सद हमारी क्या है, सद है और कित प्रत्यय है, तो इससे सद हमारी धातु से प्रसन्नम बनेगा, प्रा उपसर्ग पूर्वक, प्रसन्नम कित प्रत्यय से। कुसुम प्रहासम, कुसमाना प्रहासम षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कुसमाना प्रहासम षष्ठी तत्पुरुष, प्रहासम प्रा उपसर्ग हस धातु घई प्रत्यय इसमें लग जाएगा। ये याद रख लेना, परीक्षाओं में इसमें पूछेगा प्रहासम में कौन सा उपसर्ग है तो प्रा उपसर्ग बताना है, और कौन सी धातु है तो हस धातु बताना, कौन सा प्रत्यय है तो घई हमें प्रत्यय बताना। इस प्रकार से आपका बन सकता है। बी पक्वम, बी उपसर्ग है, पच धातु है, कित प्रत्यय है। ठीक है ना। पच धातु पचाने के अर्थ में होती है, पकाने के अर्थ में होती है। वायुर्विमलस्य, वायु विमलः, धन चा, विसर्ग संधि, रुत्त संधि और शत संधि का योग बनेगा। ठीक है ना। रुत्त संधु यहां बन जाएगा तो यहां रा हो जाएगा तो वायुर्विमलः हो जाएगा, और सा यहां आ जाएगा तो यहां सत्य संधि का योग बन जाएगा। ठीक है ना। याद रखिएगा विसर्ग संधि के अंतर्गत वायु अलग हो जाएगा, विमलः अलग हो जाएगा और चा हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस प्रकार से बनेगा हमारा वायुर्विमलश्च। क्या बनेगा, वायुर्विमलश्च। ठीक है ना। रत्त और सुत्त संधि के साथ, सत्व संधि के साथ व्यपनीत क्या बनेगा, व्यपनीत में भी उपसर्ग रहेगा, अप हमारा उपसर्ग रहेगा, नी धातु रहेगी, कित प्रत्यय रहेगा। ठीक है ना। व्यपनीत, अब यहां पर भी यण संधि का योग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यण संधि का योग बन जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम व्याकरणात्मक टिप्पणी, अगर और है तो हम और भी देखते हैं, और नहीं है तो अगला श्लोक देखेंगे। ठीक, चलिए और भी अभी दी हुई है शालीवनम। शालीवनम, शालिनाम वनम षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या, शालिनाम बलम वनम, और यहां बन जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। मृदुश्च, मृदुः धन चा, मृदुः धन चा। अब यहां बन जाएगी हमारी विसर्ग संधि, विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा तो विसर्ग संधि के अंतर्गत सत्व संधि बनेगी। कौन बनेगी, सत्व संधि। ठीक, चलिए आगे चलें। सम संति, सम धन संति, अनुस्वार संधि, मकार का अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मकार का अनुस्वार हो जाएगा, बिंदु में परिवर्तन हो जाएगा और सम संति बन जाएगा। व्यपनीता, व्यपनीत का मतलब बी और अपनीत, यण संधि बनेगा, व्यपनीत बन जाएगा। देखो बी ई के स्थान पर या बन जाएगा यण संधि। आपको यण संधि एक बार और बताए दे रहे हैं। यण संधि थोड़ा सा देख लीजिए, ई उ ऋषि और लिरी, अगर ये पद पहले वाले पद में आते हैं तो ई के स्थान पर या होता है और उ के स्थान पर वा होता है, और ऋषि के स्थान पर रा होता है और लिरी के स्थान पर ला होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये यण संधि बनती है। क्या बनाता है, यण संधि बनाता है। तो ये हमारी यहाँ इस श्लोक की 7वें नंबर श्लोक की क्या थी, व्याकरणात्मक टिप्पणी थी, जिससे व्याकरण से बनने वाले थे इसमें कुछ प्रश्न। उन सारे प्रश्नों को अपन लोगों ने देखिए, अभी हम श्लोक वाइज लेकर के चल रहे हैं। आपको एक एक श्लोक की जो बनने वाले थोड़ी बहुत संधि समास हैं उनको अपन लोग एक एक ले रहे हैं। फिर इसके बाद जो हमारा सॉल्यूशन वाली वो होगी, पूरी प्रश्नोत्तरी लाएंगे हम। उन प्रश्नोत्तरी में अपन लोग क्या है, जो भी और कुछ बची होंगी तो वो सारी आपकी पाठ से संबंधित सारी आपकी व्याकरणात्मक टिप्पणी आपको रखी जाएंगी। और एक बात आपको बता दें, अगर यहाँ व्याकरण आप लोगों को कम थोड़ा समझ में आती है
तो आप लोग बिल्कुल निष्फिक्र रहें, आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपके लिए व्याकरण का भी पार्ट लाएंगे और आपको व्याकरण भी अच्छे से पढ़ाएंगे, तो परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए अब आगे देखेंगे हम। इसमें हमने व्याकरणात्मक टिप्पणी पढ़ी, अब देखेंगे हम अगला श्लोक। अगला श्लोक हमारा है 8वें नंबर का, तो हम लोगों ने 7 श्लोक पढ़ लिए हैं, ठीक। 7वें के बाद 8वां होगा, 8वें को देखेंगे हम लोग। लोकम सुवृष्ट्या परितोषयित्वा नदी तटाकानि च पूरयित्वा निष्पन्न सस्यां वसुधां च कृत्वा त्यक्त्वा नवस्तोय धरा प्रयाता। ठीक है ना। बिल्कुल आप लोग धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश किया करेंगे तो आपसे कोई गलती नहीं होगी, ठीक है ना। याद रखिएगा। जैसे देखें एक बार पुनः इसको अपन लोग पढ़ेंगे। लोकम सुवृष्ट्या परितोषयित्वा नदी तटाकानि च पूरयित्वा निष्पन्न सस्या वसुधां च कृत्वा त्यक्त्वा नभस्तो ये धरा प्रयाता। ठीक है ना। बिल्कुल आप लोगों को भी बिल्कुल धीरे धीरे ही पढ़ना है, याद रखिएगा, ठीक। फिर देखेंगे इसी श्लोक को देखेंगे, वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड से इसको लिया गया है। 30वें अध्याय के विश्राम के 30 और 53वें सर्ग का क्या है, 57वें नंबर का हमारा क्या है, ये श्लोक है वाल्मीकि रामायण से, ठीक। तो अन्वय पर देखते हैं। अन्वय हमारा क्या है, तोय धराह। देखें जरा, तोय धराह सुवृष्टया, तोय धराह सुवृष्टया लोकम परितोषयित्वा, परितोषयित्वा नदीः तटाकानि च पूरयित्वा, नदीः तटाकानि च पूरयित्वा वसुधां च निष्पन्न सस्यां कृत्वा नभः त्यक्ता प्रयाताः। फिर व्यवस्थित क्रम में रखा है। व्यवस्थित क्रम को ही हम क्या कहते हैं, व्यवस्थित क्रम को ही हम लोग कहते हैं क्या, अन्वयः। चलिए आगे देखेंगे। व्यवस्थित क्रम के बाद हम इसके आगे चलें। ये हमारा अन्वय के बाद आएगा हमारा क्या, प्रसंग। प्रसंग में क्या हम लोगों को मिल रहा है वो हम लोग देखते हैं। चलें, हिंदी में दिया हुआ है पहले प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक ऋतु चित्रणम शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत श्लोक मतलब यह श्लोक जो दिया हुआ है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, वह ऋतु चित्रण के शीर्षक पाठ से अवतरित है। मूलतः यह वाल्मीकि द्वारा विरचित, मूल रूप से यह वाल्मीकि, महाकवि वाल्मीकि के द्वारा विरचित आदि काव्य रामायण, आदि माने प्रारंभिक जो हमारा काव्य है, रामायण के किष्किंधा कांड के 30वें सर्ग से, कौन से सर्ग से, 30वें सर्ग से संकलित किया गया है। 30वें सर्ग से संकलित किया गया। इसमें वर्षा काल की समाप्ति, वर्षा काल की समाप्ति के उपरांत शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। किसका, शरद ऋतु का, अर्थात ठंडियों का वर्णन इसमें किया गया है। तो ठंड में तो रजाई मिल जाए तो आनंद ही आनंद है, ठीक है ना। उसी शरद ऋतु का वर्णन हम लोग करने जा। प्रसंग देखिए संस्कृत में दिया हुआ है। अयम श्लोकः, यह श्लोक अस्माकं माने हमारी पाठ्य पुस्तक सरस्वती के प्रथम भाग के ऋतु चित्रण शीर्षक पाठ से क्या किया गया है, उद्धृत किया गया है, लिया गया है। अस्मिन् पद्ये, इस पद्य में कविना माने कवियों के द्वारा शरद ऋतु का वर्णन क्या किया गया है, शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। शरद ऋतु के बारे में इस पे आपको क्या है, चर्चा की गई है। हमारे प्रस्तुत कविना में देखें, कवि ही कविम, कविना तृतीय विभक्ति लगी हुई, इसलिए के द्वारा, कवियों के द्वारा, याद रखिएगा। आगे चले। प्रसंग के बाद हमारा आएगा क्या, शब्दार्थ। प्रसंग के बाद क्या रहेगा, शब्दार्थ रहेगा। हिंदी, संस्कृत से हिंदी में शब्दार्थ रहेंगे। क्या, तोय धराह,
तोय धराह का मतलब होता है बादल। तोय माने पानी और धराह माने धारण किए हुए, जो पानी को, जल को धारण किए हों, ऐसे कौन? बोले बादल। सा वृष्टयाः, अच्छी वर्षा से। सा माने साथ में या सुंदर, ठीक। सुवृष्टयाः, सुवृष्टया माने सुंदर वर्षा। परितोष इत्वा, परितोष इत्वा माने संतुष्ट करके। क्या करके? परितोष इत्वा माने संतुष्ट करके। यहां कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए करके का अर्थ आया है, ठीक है ना। तटाकानी, तालाबों को। तट अकानी, तटाकानी, तालाबों के किनारों की तटकानी कह रहे हैं, तालाबों को। पूरे इत्वा माने भरकर, तालाबों को भरकर, किनारों तक भरकर। पूरे जितने भी तालाब थे सबको क्या है? तालाबों को भर करके। अब क्या है? अब बादल जा रहे हैं ना, अब वर्षा ऋतु जा रही है, तो उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। और क्या? तालाबों को किनारों तक, तटाकानी, तालाबों तो किनारों तक भर दिया। ठीक, चले आगे चलते हैं। अब देखेंगे वसुधाम, पृथ्वी को। वसुधाम माने पृथ्वी को। निष्पन्न सय्याम, पूरा हो गया है खेती बाड़ी का कार्य जिसका। निष्पन्न सय्याम, ठीक है ना। सस्याम, निष्पन्न सस्याम, पूरा हो गया है खेतीबाड़ी का जो कार्य। प्रयाताः माने चले गए हैं, प्रयाताः माने चले गए हैं। कौन? अब बादल, ठीक है ना। आगे देखें, शब्दार्थ के बाद, शब्दार्थ के बाद अब रहेगा हमारा क्या? व्याख्या। शब्दार्थ के बाद क्या रहेगा? व्याख्या। व्याख्या में देखेंगे लोकम, लोकम माने संसारम जगतवा, संसारम जगतवा, वही होगा हमारा क्या? लोकम। सुवृष्ट्या, सुवृष्ट्या का मतलब शोभनम वृष्ट्या, सुवृष्ट्या माने शोभनम वृष्ट्या। परिपोषित्वा माने संजुष्टम कृत्वा, संतुष्ट कर देना। नदी तटाकानी माने सरिता तडागाश्च, तडागाः, तालाबों को क्या कर दिया है? नदियों को क्या कर दिया? भर दिया है पूरा। कैसा? बोले पूरी इत्वा, संपूर्ण। वसुधाम माने पृथ्वीम, वसुधाम माने पृथ्वीम अर्थात पृथ्वी को। चलें आगे, ये देखेंगे निष्पन्न सस्याम, निष्पन्न कृषि कार्यम यस्याः, समाप्त हो चुका है जो कृषि बाड़ी का, खेती बाड़ी का कार्य। कृत्वा माने विधाय, विधि पूर्वक, ठीक। नभा, नभा का मतलब हो गया गगनम, गगनम खम हुआ, ठीक है ना। तो आकाश, स्वच्छंद आकाश कैसा है? अब स्वच्छ हो गया है। त्यक्त्वा माने विहाय, पक्षियों ने क्या कर दिया है? अब आकाश को क्या कर दिया है? त्यक्त्वा, त्याग दिया है। तो ये धराः माने मेघा, मेघ ने भी अब क्या है? आकाश को छोड़ दिया। अब बादल तो क्या है? जब वर्षा ऋतु चली जाएगी तो बादल भी छोड़ देंगे। और जो पक्षी करधनी रूप में चल रहे थे, घूम रहे थे, पक्षी बगुला, उन्होंने भी क्या है? आकाश को छोड़ दिया है। प्रयाताः, प्रयाणम कृत्वा गताः गगनात् मेघा विलुप्ता, और इस प्रकार से चले जाते हैं और क्या कर देते हैं? अपने मेघ को, मेघ में ही, बादलों में ही क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। और उसमें विलुप्त होकर के अपने गमन करने वाले ओर की ओर चल देते हैं, ठीक। क्योंकि शरद ऋतु का वर्णन होने वाला है, अब शरद ऋतु आने वाली है, इसीलिए क्या कर दिया उन्होंने? वर्षा ऋतु का संपूर्ण छोड़ करके आगे चलते हैं। कौन? मेघ। आगे देखते हैं। अब ये आया हमारा क्या? भावार्थ। उसी क्रम में, जिस क्रम में हम लोग चल रहे थे, वो हमारा क्या आ गया? भावार्थ। बादल अच्छी वर्षा से, ठीक है ना। भावार्थ देखिए, बादल अच्छी वर्षा से संसार के प्राणियों को संतुष्ट करके क्या कर रहे हैं? बादल अपनी वर्षा करके जो जा रहे हैं, वो संसार के समस्त प्राणियों को क्या करके जा रहे हैं? संतुष्ट करके जा रहे हैं। क्योंकि अच्छी वर्षा हो जाएगी तो हमेशा संसार के लोग कहते हैं इस बार तो बहुत अच्छी बारिश हुई है और खेती भी हमारी बहुत अच्छी होगी, आगे आने वाली फसल भी हमारी जो गेहूं की है वो भी बहुत अच्छी होने वाली है, ऐसी मन में कामना करते हैं। कौन? संसार के प्राणी। तो उन्होंने कहा बादल अच्छी वर्षा से संसार के प्राणियों को संतुष्ट करके नदियों एवं तालाबों को भरकर, नदी और तालाबों को पूर्ण रूप से क्या कर गए हैं? भर करके, तथा पृथ्वी की खेती बाड़ी का कार्य संपन्न होने वाली बनाकर।
अब जब पानी की वर्षा अच्छी हो गई है तो निश्चित है कि खेती क्या होगी, अच्छी होगी। तो बना करके आकाश को छोड़ करके चले गए हैं। अब वो आकाश को छोड़ करके बादल चले गए हैं, अर्थात वर्षा ऋतु की समाप्ति हो गई है तथा शरद ऋतु का क्या हो गया है, आगमन हो गया है। शरद ऋतु आ गई है, अब वर्षा ऋतु क्या हो गई, चली गई है। कीचड़ वाला मौसम चला गया है, अब क्या है, अब ठंडा मौसम आ गया है, ठंडा ठंडा कूल कूल। भावार्थ संस्कृत में देखेंगे, मेघाः सुवृष्ट्याः जगता प्राणिना, बादल अच्छी, सुवृष्टा माने अच्छी, जगता माने प्राणिना, जगत के प्राणियों को तृप्त करके अच्छी वर्षा करके चले गए हैं। और नदी तड़ागाः च, नदियां और तालाबों को क्या कर गए हैं, भर करके, पूरा भर करके, लोड करके, और पृथ्वीम कृषि योग्यम, और पृथ्वी को क्या कर गए हैं, कृषि योग्य बना करके वर्षा ऋतु समाप्ता, वर्षा ऋतु की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। वर्षा ऋतु की समाप्ति हो जाती है। शरदाः च, और शरद ऋतु की आगता इति, शरद ऋतु आने वाली है। इस प्रकार का क्या है, यावत आकाशम त्यक्तवन्तः, और वह आकाश को छोड़ करके चले जाते हैं कि शरद ऋतु आने वाली है, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। सर्दी में बादलों का कोई काम नहीं होता, लेकिन आजकल तो बिन मौसम बरसात होती है, बिन मौसम बरसात होती है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। भावार्थ के बाद इस श्लोक से संबंधित हमारी क्या व्याकरणात्मक टिप्पणी। ठीक है ना, अब हमारी व्याकरणात्मक टिप्पणी इसमें क्या है वो हम लोग देखते हैं। चलिए देखें, वृष्ट्याः, वृष्ट्या लिखा ना, तो वृष धातु होगी, एक तिन प्रत्यय होगा, तृतीया एक वचन में यह बन जाएगा, तृतीया विभक्ति की एक वृष्टि के रूप चलेंगे। ठीक है ना, तो वृष्ट्याः बनेगा और वृष्ट्याः बन जाएगा, तो वृष धातु से एक तिन प्रत्यय से वृष्ट्याः बन जाता है, वृष्टि बनता है, और वृष्टि का फिर रूप चलते हैं तो वृष्ट्याः बनता है। ठीक है ना, वृष्ट्या। अब देखें, परितोष इत्वा, क्या बनेगा, परितोष इत्वा। अगर आप लिख रहे हो तो लो, इसको हम रब कर दे रहे हैं, आप लिखते भी चलेंगे बढ़िया से। परितोष इत्वा माने परि उपसर्ग होगा, तुस धातु इणिच प्रत्यय और कित्वा प्रत्यय की योग में परितोष इत्वा बन जाएगा। ठीक है ना, परितोष अलपरि उपसर्ग है, तुस धातु है और इणिच प्रत्यय है, कित्वा, दो प्रत्यय एक साथ लगे हुए हैं। ठीक, पूरित्वा माने पूर्व, और इणिच धातु, और हमारा क्या बन जाएगा, कित्वा प्रत्यय से बन जाएगा पूरित्वा। क्या बनेगा, पूरित्वा। और निष्पन्नः, निस उपसर्ग रहेगा, पद हमारा क्या है, धातु रहेगी, और कित प्रत्यय रहेगा, और क्या बन जाएगा, निष्पन्नः बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर स्तोह इष्टुनः, इष्टु सूत्र लग करके इस सकार का इस षटकोण वाले सा में परिवर्तन हो जाएगा, सा का इस सा में परिवर्तन होगा, स्तोह इष्टुना इष्टु। ठीक है ना, तो इस सा का परिवर्तन इस सा में, इस ता का परिवर्तन टा में, तो ये कहलाती है हमारी कौन सी संधि, यहां बनेगी इष्टुत संधि। कौन सी संधि बनेगी, इष्टुत संधि बन जाएगी। कौन सी संधि बन जाएगी, इष्टुत संधि बन जाएगी। चलिए, त्यक्त्वा, त्यक्त्वा बना हुआ है तो त्यज धातु होगी, त्यागने के अर्थ में। कौन से, त्यागने के अर्थ में, त्यक्त। ठीक, और कित्वा प्रत्यय जुड़ जाएगा और बन जाएगा हमारा क्या, त्यक्त्वा, त्याग कर। ठीक, प्रयाताः बहुवचनांत पद है, प्रा उपसर्ग है, या है, और कित प्रत्यय का योग बन जाएगा, और हमारा क्या बन जाएगा, प्रयाताः नदीस तटाकानी, नदी तटाकानी, तो यहां पर भी विसर्ग संधि और सत्य संधि का योग बनेगा। क्या बनेगा, विसर्ग संधि के अंतर्गत सत्य संधि, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहां सा हो जाएगा, आधा सा होगा तो आधा ही आएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देख लें। यहां पर अगला देखें, नभस तोय धराह, क्या लिखा है, नभस तोय धराह। नभस तोय धरा का देखें यहां नीचे से, नभः धन तोय धराह। ठीक, तो यहां पर भी सत्व संधि होगी, विसर्ग संधि के स्थान, विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा, नभः तोय धरः, विसर्ग संधि, इसमें भी सत्व संधि का योग
बनेगा। ठीक है ना। तो ये हमारी क्या थी, व्याकरणात्मक टिप्पणी थी। इसमें अपन लोगों ने देखा कि जो उपयोगी चीजें हैं उन लोगों को अपन लोगों को इसमें रखा है और उनको अपन लोगों को क्या करना है, देखना है। चलिए अब आगे देखेंगे हम। आगे देखें, ये अगला हमारा क्या आ गया है, श्लोक आ गया है। फिर उसी क्रम में हमारा अगला श्लोक आ चुका है। अगले श्लोक को अब हम लोगों को क्या है, बहुत अच्छे से देखना है। ठीक, सारे श्लोक आप लोग अच्छे से देख रहे हैं और अच्छे से इनको देखना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें श्लोक अच्छे से पढ़ना है तो हमें क्या है, पहले उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, फिर इसके बाद हमें कुछ करना चाहिए। देखेंगे, रवि संक्रांत सौभाग्यः तोषारुणः मंडलः निःश्वासान्धैवा ददर्श चंद्रा न प्रकाशते। ठीक, अब ये थोड़ा सा हम लोगों को दूसरे हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, रवि संक्रांत सौभाग्य तुषारुणा मंडलः निःश्वास सांदैवा दर्श चंद्रमाना प्रकाशते। ठीक है ना। तो इसको जब अपन लोग पढ़ेंगे, जब बार बार पढ़ेंगे तो अपन लोगों को समझ में आ जाएगा। रवि संक्रांत सौभाग्य तुषार अरुण मंडलः निःश्वासांध इवाह दर्शो चंद्रमा न प्रकाशते है। ठीक है ना। तो इसको अपन लोग और देखेंगे। अब अन्वय देखेंगे, रवि संक्रांत सौभाग्यः तुषार अरुण मंडलः निःश्वास अंधः आदर्श इव चंद्रमा न प्रकाशते। फिर अन्वय का मतलब हमने क्या बताया, व्यवस्थित क्रम। अन्वय का मतलब ही होता है व्यवस्थित क्रम में स्थानों का परिवर्तन करके शब्दों को लिखना। क्या होता है, उसी श्लोक से नीचे जो शब्द लिखे जाते हैं वो व्यवस्थित क्रम में लिखे जाते हैं, वही हमारा क्या होता है, अन्वय कहलाता। अन्वय के बाद आगे देखते हैं हम। आगे देखेंगे प्रसंग। क्या आ गया है, हमारा प्रसंग आया है। प्रसंग में हिंदी कहां से लिया गया है, कहां से इसमें किस चीज का वर्णन है, वो इसमें मिलने वाला। देखेंगे, प्रस्तुत श्लोक ऋतु चित्रणम। प्रस्तुत श्लोक कहां से लिया गया, ऋतु चित्रण नामक शीर्षक पाठ से अवतरित है। इस श्लोक में महाकवि वाल्मीकि ने हेमंत ऋतु के आ जाने से चंद्रमा की निष्प्रभता का चित्रण किया है। हेमंत ऋतु के आ जाने से चंद्रमा की निष्प्रभता का चित्रण किया है। ठीक है ना। अब देखें, निष्प्रभता का मतलब होता है कि उसकी क्या ज्यादा उसकी महत्वता नहीं रह जाती है। ठीक है ना। तो देखो क्या लिखा, श्लोकोयम, संस्कृत में बोल रहे हैं, श्लोकोयम अस्माकं पाठ्य पुस्तक। श्लोक, यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के ऋतु चित्रणम, ऋतु चित्रण इति पाठात उद्धृता, ऋतु चित्रण नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। मूलतः अयम पाठः, मूलतः यह पाठ आदि कवि वाल्मीकि, मूलतः यह पाठ कहां से लिया गया है, आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा विरचित रामायण के महाकाव्यात, रामायण महाकाव्य से संकलितोस्ति। ठीक है ना, संकलित किया गया है। अत्र रामानुजः लक्ष्मणः हेमंत ऋतु आधृत्य कथयति। यहाँ रामानुजः, रामानुजः, राम के अनुज अर्थात लक्ष्मणः। ठीक, रामानुजः लिखा है ना, तो यहाँ होगा राम के अनुज लक्ष्मण के, लक्ष्मण को क्या कर रहे हैं, हेमंत ऋतु आधृत्य, हेमंत ऋतु के बारे में क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। बता रहे हैं कि हे लक्ष्मण, हम जो राम के अनुज हैं छोटे लक्ष्मण, उन लक्ष्मण को बता रहे हैं कि हेमंत ऋतु क्या है, अब आ रही है। चलिए, हेमंत ऋतु के बारे में बता रहे हैं। और अब आगे देखेंगे, प्रसंग के बाद ये हमारे शब्दार्थ, प्रसंग के बाद क्या आया, शब्दार्थ आए हुए हैं संस्कृत से हिंदी में। विसंक्रांत सौभाग्य, विसंक्रांत सौभाग्य माने सूर्य के द्वारा जिसका प्रकाश मलिन कर दिया गया है।
ठीक, विसंक्रांत सौभाग्य, सूर्य के द्वारा जिसका प्रकाश क्या कर दिया है, मलिन कर दिया गया है। अच्छा, जब सूर्य है तो सूर्य जब नहीं निकलेगा तो चंद्रमा कैसे प्रकाशित होगा, क्योंकि चंद्रमा तो सूर्य से ही क्या होता है, प्रकाशमान होता है। इसीलिए उन्होंने कह दिया है सूर्य के द्वारा जो चंद्रमा था हमारा, उसकी कांति को क्या कर दिया, मलिन कर दिया गया है। तुषार अरुण मंडला, ठीक, तुषार से जिसका मंडल अरुण वर्ण का कर दिया गया हो। तुषार जानते हैं, तुषार का मतलब होता है सर्दियों में अपन लोग देखते हैं कोहरा जैसा छा जाता है। क्या छा जाता है, कोहरा जैसा तुषार छा जाता है, फसलों पर सफेद सफेद छा जाना, ठीक है ना। कोहरे से कभी निकलते हैं तो कोहरे से क्या है, छप जाते हैं छोटे छोटे हिम के कण, वही तुषार है। या कोई चीज ठंडी की वजह से पेड़ पौधे फिर बढ़ते नहीं हैं, उनमें तुषार लग जाता है, जाला टाइप का लग जाता है। ये तुषार एक तरह से अगर कहा जाए तो ये हमारी फसलों के लिए नुकसानदायक भी हो, ज्यादा अत्यधिक। तो तुषार से जिसका मंडल अरुण हो गया हो, ठीक है ना, पूरा मुख वर्ण का कर दिया गया हो। अरुण माने होता है कांति सूर्य के समान, सूर्य के समान लालामी, लालामी जो होता है ना, बिल्कुल तेज नहीं होना, ना कम होना, बिल्कुल धीमा धीमा होना, वही होता है। वर्ण कर दिया हो, रंग कर दिया गया हो। निश्वासांध, निश्वासांध माने श्वास से मलिन किए गए, श्वास से क्या कर दिए गए, मलिन कर दिए गए। ऐसे आदर्शः माने दर्पण शीशाह, दर्पण शीशाह माने देखने योग्य, देखने योग्य, ठीक, शीश। आगे देखेंगे व्याख्या, अब इसी की व्याख्या देखेंगे। हेमंत काले माने हेमंत का समय चल रहा है। रवि संक्रांत सौभाग्य, रवि संक्रांत सौभाग्य, रवि माने देखो रवि सूर्यण, रवि के लिए किसका आया है अर्थ, सूर्य का आया है। और संक्रांत माने होता है अतिक्रांत, मलिन कर देना, अतिक्रांत कर देना, उसको कम कर देना। सौभाग्य माने प्रकाश, सौभाग्य का मतलब होता है प्रकाश, ठीक है ना। तो इन तीनों में क्या हो गया है, रवि संक्रांत सौभाग्य। फिर मलिनीकृता, क्या हो गया, मलिनीकृता, मलिनीकृता का मतलब तुषारा, तुषार अरुण मंडलाह, तुषार अरुण मंडलाह। तुषार माने हिमकड़ई, अभी मैंने बताया ना तुषार का मतलब क्या होता है, अरुण मंडलई, अर्थात मंडल के द्वारा जो तुषार छा जाता है वही हिम के कण कहलाते हैं। बादल के छोटे छोटे बर्फ के कणों को तुषार बोलते हैं। अरुण मंडलाह माने रक्त मंडलाह, अर्थात सूर्य की कांति जो अस्ताचल की ओर जाती है, उदयाचल की ओर होती है ना, तो वो क्या है, लाल लाल होती है। लाल लाल जब सूर्य निकलता है और जब डूबता है, जब अस्त होता है, तो क्या है, लाल 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 करके आती है, जो रक्त मंडल हो जाता है। चंद्रमा माने निशाकरा, चंद्रमा कौन है, निशाकर है, रात्रि में चमकने वाला है। निश्वासेन माने दीर्घ श्वासेन, दीर्घ श्वासेन बड़ी लंबी लंबी श्वास के साथ। अंधाह, अंधाह माने मलिनाह, अंध माने होता है मलिन, कम हो जाती है उसका क्या, प्रकाश। आदर्श युव दर्शनवत, दर्पण के वत, जैसे दर्पण में हम प्रतिबिंब को देखते हैं इस प्रकार से हो जाते हैं दर्शनवत। युव, युव माने होता है समान। ना प्रकाशते ना शोभते, फिर वह शोभायमान नहीं होती है, देखने योग्य नहीं होती है। ऐसा प्रकाश क्या हो जाता है, अंधकार से मलिन हो जाता है, और वो दर्पण के समान मलिन हो जाता है और उसको देखने योग्य नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या थी, संस्कृत की व्याख्या। संस्कृत की व्याख्या के बाद हम आगे चलेंगे, आगे देखेंगे व्याख्या के बाद भावार्थ। व्याख्या के बाद क्या रहेगा हमारा, फिर वही हिंदी का हमारा क्या रहेगा, भावार्थ रहेगा। देखें जरा इसमें, सूर्य के द्वारा जिसका प्रकाश मलिन कर दिया गया है, सूर्य के द्वारा जिसका प्रकाश क्या कर दिया, कम कर दिया गया है, मलिन कर दिया गया है, मैला कर दिया गया है, ठीक है ना। तुषार से जिसका मंडल घेरा है, तुषार हिम के कणों से जिसका मंडल, मुख मंडल क्या कर लिया है, घेर लिया गया है, अरुण वर्ण का कर दिया गया है, अर्थात सूर्य की लाल कांति जैसा कर दिया गया है, इस प्रकार का। तथा श्वास से मलिन किए गए दर्पण के समान चंद्रमा प्रकाशित नहीं होता। कभी आप शीशे को लेना ठंडियों में,
ऐसे करोगे ना श्वास से, तो उस पे एक क्या है, हमारी श्वास की वायु से एक क्या ओस जैसी जम जाती है। फिर उसमें हम देखते हैं चेहरा तो अच्छे से नहीं दिखाई देता है। जब वह चेहरा अच्छे से नहीं दिखाई देता है तो उसी प्रकार से जैसे दर्पण में हमारा चेहरा नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार से चंद्रमा की रोशनी भी क्या हो जाती है, मलिन हो जाती है, जो दिखाई नहीं देती है। तो समान चंद्रमा से प्रकाशित नहीं हो रहा है, अर्थात हेमंत ऋतु में चंद्रमा की कांति फीकी पड़ जाती है। अर्थात हेमंत ऋतु जब आती है तो चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वह क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, फीका हो जाता है, मलिन हो जाता है। तो चंद्रमा की उतनी उन्होंने क्या है यहां महत्वता नहीं दर्शाई है, क्योंकि सर्दियों में ऐसा ही होता है, सर्दियों में ऐसा ही होने लगता है। फिर देखें, अब संस्कृत में भावार्थ देखेंगे। यस्य ज्योतिः सूर्येण कलंकिताः। यस्य ज्योति, सूर्य के द्वारा जिसका प्रकाश क्या कर दिया गया हो, कलंकित कर दिया गया हो, क्या कर दिया गया हो, मलिन कर दिया गया हो। यस्य मंडलम वृत्तम, अर्थात जिसका मंडल अरुण की सूर्य कांति के समान क्या कर दिया गया हो, घेर लिया गया हो, अरुण वर्णन कर दिया गया हो। तो सारेन कृतम, अर्थात हिम के कणों से जिसके मुखमंडल को ढक लिया गया हो। चंद्रमा चा प्राणेन कलंकिता, और चंद्रमा के समान उसके प्रकाशित को नहीं होने देता है। जैसे दर्पण को श्वास से कर देने पर, शीशे को श्वास से कर देने पर वह प्रकाशवान नहीं होता है, उसमें चेहरा नहीं दिख पाता है, वैसे ही शिशिर ऋतु चंद्रमा, वैसे ही शिशिर ऋतु में, हेमंत ऋतु में क्या है, चंद्रमा का हाल होता है कि अच्छे से प्रकाश नहीं दे पाता है। कांति क्षीण अववत, और उसका प्रकाश क्या होता है, क्षीण हो जाता है। ठीक है ना, कांति में उसकी क्या हो जाती है, फीकी पड़ जाती है। क्या क्या रोशनी उसकी फीकी पड़ जाती है, याद रहेगा ना। फिर देखेंगे भावार्थ। भावार्थ के बाद फिर वही हमारी आएगी क्या, व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्याकरणात्मक टिप्पणी हमें क्या बतला रही है, देखें। संक्रांतः, संक्रांत का सम धन क्रम धन कित बनेगा संक्रांतः। सम धन कृत धन क्या, क्रम धन कृत, क्रम हमारी धातु है, सम उपसर्ग है, बन जाएगा संक्रांता। संक्रांत सौभाग्य, संक्रांत सौभाग्य यस्य सह संक्रांतः बहुव्रीहि समास। ठीक है ना, समान रूप से कांति युग सौभाग्य प्रकाश को देने वाला। ठीक, तुषार अरुण मंडलः, तुषारेण अरुण मंडलः तृतीय तत्पुरुष समास। तुषारेण हिम के कणों के द्वारा अरुण मंडल कर दिया गया, मुखमंडल जिसका ढक दिया गया हो, ऐसा तृतीया समास। ठीक, के द्वारा अरुण मंडलः, अरुणस चासौ मंडलाः, कर्मधारय समास हो जाएगा। अरुणस चासौ मंडलाः, ठीक है ना, मंडलाः कर्मधारय समास। निश्वासांध, निश्वास धन अंध, यहां बन जाएगा दीर्घ संधि, दीर्घ संधि बन जाएगी। फिर यहां देखेंगे निश्वासेन अंधा, इसमें तृतीय समास भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तृतीय समास भी इसमें हमारा आ जाएगा। फिर देखें विसंक्रांत सौभाग्य, विषम आक्रांत सौभाग्य, अनुनासिक संधि भी बन जाएगी हमारी, विसंक्रांत सौभाग्य, व्यंजन संधि भी इसमें व्यंजन संधि के अंतर्गत अनुनासिक संधि आ जाएगी। मां के स्थान पर अंगाकार में परिवर्तन यहां कर लेंगे। ठीक है ना। अब देखें तुषारा अरुण मंडला, तुषाराह अरुण मंडला, तुषार अरुण मंडला, यहां बनेगी हमारी कौन सी संधि, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि यहां पर हमारी पूर्ण हो जाएगी। ठीक, दीर्घ संधि के बाद अब देखें इसमें कोई ऐसा शब्द तो नहीं बचा जो हमसे नहीं बन रहा हो। ठीक है ना, आपको मैं बता दूं कि तुषार अलग हो जाएगा, अरुण अलग हो जाएगा, मंडल अलग हो जाएगा। शब्दों को अलग अलग करना एक अलग चीज होती है। ठीक है ना, संधि को बनाना एक अलग चीज होती है। तो इसको भी अपन लोगों ने ध्यान में रखना है कि कहीं पर कोई शब्द अगर कोई बन रहा है तो अपन लोग उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जैसे संक्रांत अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत, सौभाग्य अलग हो जाएगा। ठीक है ना, यहां संक्रांत सौभाग्य इस्यासा बहुव्रीहि समास है। ठीक, तो ये हमारी इस श्लोक की क्या थी, व्याकरणात्मक टिप्पणी। और ये हमारे श्लोक कितने हुए, 9 श्लोक हो गए हैं। ठीक, अब देखते हैं हम क्या आगे चलते हैं। ये चलिए आज की क्लास अब हमारी क्या रहेगी, यहीं तक रहेगी। और आपको हम बता दें कि जो अगला हमारा
भाग आएगा उसमें हम आपको 10वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि 9 श्लोक तक हमारा क्या हो गया है, पूर्ण हो गया है। उसकी हमने व्याकरणात्मक टिप्पणी भी देखी है और उससे बनने वाले जितने भी सवाल थे हमने उनको भी हल किया हुआ है और एक एक हमने श्लोक को अच्छे से, बहुत अच्छे से अध्ययन किया हुआ है। ठीक है ना। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि अपन लोग कहां पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं मैग्नेट ब्रेंच पर। तो मैग्नेट ब्रेंच पर सभी जितने भी हमारे एग्जाम बोर्ड हैं उनके समस्त उच्च शिक्षा और उच्च योग्य शिक्षकों के द्वारा आपको क्या कराई जाती है, प्रोवाइड कराई जाती है। इसीलिए आप लोग हमारे मैग्नेट ब्रेंच पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और आपको एक और अच्छी सी सूचना दे दें कि जिससे कि आपको पता चले कि हमारे मैग्नेट ब्रेंच के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं नोट्स। इसीलिए जाएं हमारे लिंक पर और करें हमसे संपर्क और पाएं अपने लिए क्या, बहुत ही सुंदर और सरल भाषा में नोट्स। बने रहिए मैग्नेट ब्रेंच पर। धन्यवाद।